Sana hindi pumani yung kotse. Oh my God. هذا هو المبنى الرابع تشوفوا هذه كلها مباني नमस्कार। आज की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर से शुरुआत करते हैं। इजराइल ने पहली बार कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया है। सोचिए, दोहा मतलब एक ग्लोबल शहर, फीफा वर्ल्ड कप हुआ वहां, लाखों भारतीय वहां रहते हैं, काम करते हैं और कूटनीति का, डिप्लोमेसी का एक बड़ा सेंटर माना जाता रहा है। हमारे पास एक लेख है जो इसी घटना का विश्लेषण कर रहा है। शीर्षक है दोहा पर इजरायली एयर स्ट्राइक, मध्य पूर्व में नया मोड़। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये हुआ क्यों, क्या कारण थे और अमेरिका का क्या रोल हो सकता है इसमें। और सबसे बड़ा सवाल, कतर की जो एक इमेज थी एक मीडिएटर की, उसका क्या होगा अब। चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या है। तो सबसे पहले तो ये हमला ही अपने आप में अभूतपूर्व है। इजराइल ने दोहा के अंदर 12 अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। जैसा विश्लेषण कह रहा है, इंटरनेशनल मीडिया भी हैरान है। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय कह रहे हैं सब। दोहा कोई मतलब आम शहर नहीं है ना, एक ग्लोबल पहचान है, एक सुरक्षा का भाव था उससे जुड़ा हुआ। वहां ऐसा सीधा हमला वाकई किसी ने सोचा नहीं था। और इजराइल क्या कह रहा है, उनका तर्क क्या है? वो कह रहे हैं कि निशाना हमास की टॉप लीडरशिप थी जो उनके मुताबिक दोहा में थी। इसे वो एक टारगेटेड ऑपरेशन बता रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन जो विश्लेषण हमारे पास है वो एक दिलचस्प बात सामने लाता है। शायद ये हमला उतना भी अचानक नहीं था जितना लग रहा है। कुछ दिन पहले की बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर हमास को एक तरह से चेतावनी दी थी। पोस्ट में था कि इजराइल ने शर्तें मान ली है, अब हमास बंधक छोड़े वरना, मतलब अंजाम भुगतने की बात थी। और फिर ठीक कुछ दिन बाद 9 सितंबर को दोहा पर यह बमबारी। तो विश्लेषण इसी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या कोई कनेक्शन है? ये टाइमिंग वाकई सोचने वाली है। और ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं है, ये सीधा कतर की उस पहचान पर है जो उन्होंने इतने सालों में बनाई। करीब 3 दशक लगे उन्हें खुद को एक मीडिएटर, एक मध्यस्थ के तौर पर स्थापित करने में। एक ऐसी जगह जहां दुश्मन देश भी आकर बात कर सकें। बिल्कुल सही। सबको याद होगा अफगानिस्तान वाला मामला, तालिबान और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ। हाँ, दोहा में हुआ था वो। जी, और यही नहीं, रूस यूक्रेन के बीच भी जो पर्दे के पीछे बातचीत होती है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी जिसे कहते हैं, उसके लिए भी दोहा एक पसंदीदा जगह रही है। वो खुद को मिडल ईस्ट का स्विट्जरलैंड कहते रहे हैं, एक न्यूट्रल सेफ जगह जहां मुश्किल मसले सुलझाए जा सकें। और इसीलिए ये हमला इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। विश्लेषण इसी बात पर जोर दे रहा है कि ये सिर्फ मिलिट्री एक्शन नहीं है, ये कतर की पूरी इमेज, उसकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी, उसका जो तटस्थ होने का दावा था, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इस एक घटना ने सालों की मेहनत पर, आप कह सकते हैं, पानी फेर दिया है। दुनिया, खासकर निवेशक या दूसरे देश, शायद कतर को उस भरोसे से ना देखें। हाँ, वो सुरक्षित मध्यस्थ वाली पहचान को धक्का लगा है, बहुत गहरा। और ये से एक और सवाल उठता है, अमेरिका की भूमिका। क्या ये मुमकिन है कि इजराइल ने इतना बड़ा कदम, वो भी एक ऐसे देश पर जो अमेरिका का करीबी माना जाता है, जहां अमेरिका का इतना बड़ा एयर बेस है, क्या ये बिना वॉशिंगटन की जानकारी या सहमति के हो गया होगा? जो विश्लेषण हम देख रहे हैं वो तो साफ कहता है ऐसा लगभग नामुमकिन है। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए, वो भी ऐसे इलाके में जहां अमेरिकी हित जुड़े हैं, अमेरिका की हरी झंडी या कम से कम एक मूक सहमति तो जरूर रही होगी। हाँ, ये कहीं ना कहीं ट्रंप प्रशासन की जो विदेश नीति है उसकी दिशा भी दिखाता है। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से इजराइल के साथ हैं, भले ही इसके लिए कतर जैसे सहयोगी के साथ रिश्तों में थोड़ी खटास क्यों ना आ जाए। जी, विश्लेषण इसे ट्रंप की इजराइल फर्स्ट पॉलिसी का ही एक और उदाहरण मान रहा है। अच्छा, और ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब हम कतर की अपनी सुरक्षा ताकत को देखते हैं। हाँ, जैसा कि लेख में भी जिक्र है, कतर की आबादी भले ही कम हो, 30 लाख के आसपास, लेकिन उनकी एयरफोर्स बहुत आधुनिक है। हाँ, उनके पास फ्रांस से लिए गए 36 राफेल जेट्स हैं, 24 यूरोफाइटर टाइफून भी हैं, और अमेरिका के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले F-15EX ईगल 2 भी। बिल्कुल। और सिर्फ जेट्स ही नहीं, वहाँ अमेरिका का एक बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, अल उदीद एयर बेस। जी। और साथ में अमेरिका का ताकतवर पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी लगा हुआ है, जो हवाई हमलों को रोकने के लिए है।
सही कहा। तो एक तरह से तो कतर का आसमान काफी सुरक्षित माना जाना चाहिए था। और यही विश्लेषण सबसे बड़ा और शायद सबसे चिंताजनक सवाल उठाता है। इतनी कड़ी सुरक्षा, इतने आधुनिक रडार, डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी फौज की मौजूदगी, इन सब के होते हुए इजराइल के F-35 स्टील फाइटर जो चुपके से हमला करने के लिए जाने जाते हैं, वो करीब 2000 किलोमीटर उड़कर दोहा के आसमान में घुस कैसे गए? और सिर्फ घुसे नहीं, हमला करके सुरक्षित वापस भी चले गए। हाँ, तो क्या कतर का वो $multi-billion का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो गया? या फिर जैसा विश्लेषण इशारा कर रहा है, क्या अमेरिकी सिस्टम ने जानबूझकर उन्हें अनदेखा किया, उन्हें एक तरह का सेफ पैसेज, एक सुरक्षित रास्ता दे दिया? ये बहुत गंभीर सवाल है। ये कतर और अमेरिका के रिश्तों पर भी सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। इस कहानी में एक और परत है जिसका जिक्र है विश्लेषण में, वो भी काफी दिलचस्प है। बताया गया है कि 2019 में कतर ने उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को एक बहुत ही आलीशान विमान तोहफे में दिया था। अच्छा। हाँ, मीडिया में उसे फ्लाइंग पैलेस कहा गया। कीमत कोई $400 मिलियन के आसपास। तो जाहिर है कतर को शायद उम्मीद रही होगी कि भाई इतना महंगा तोहफा दे रहे हैं तो ट्रंप प्रशासन उनके हितों का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेगा। लेकिन ये जो हमला हुआ है, ये दिखाता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तोहफों की अपनी सीमाएं होती हैं। विश्लेषण तो यही कह रहा है कि ये घटना साफ करती है कि ट्रंप प्रशासन की प्राथमिकताएं बिल्कुल स्पष्ट हैं और उनका झुकाव उस महंगे तोहफे के बावजूद पूरी तरह इजराइल की तरफ है। मतलब वो फ्लाइंग पैलेस शायद ट्रंप को व्यक्तिगत तौर पे खुश कर पाया हो। हाँ, लेकिन वो कतर के लिए कोई सुरक्षा गारंटी नहीं बन पाया। राष्ट्रीय हित और रणनीतिक गठबंधन ये अक्सर व्यक्तिगत चीजों पर भारी पड़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसके परिणाम क्या होंगे, दूर तक क्या असर पड़ेगा इसका? विश्लेषण मुख्य तौर पर 3 बड़े असर गिना रहा है। पहला और सबसे सीधा असर तो कतर की अपनी इंटरनेशनल इमेज और क्रेडिबिलिटी पर है। जैसा हमने कहा, वो मीडिएटर वाली भूमिका तो कमजोर हुई ही, लेकिन अब उसकी आर्थिक स्थिरता पर भी सवाल उठ सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? विश्लेषण कहता है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो अब कतर में पैसा लगाने से पहले सोचेंगे। अगर इजराइल जैसा देश सीधे दोहा में घुसकर हमला कर सकता है तो फिर वहाँ निवेश कितना सेफ है, कौन गारंटी देगा? हाँ, ये डर तो रहेगा। और ये डर कतर की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ठीक है, ये हुआ पहला असर। दूसरा बड़ा असर जिसका जिक्र विश्लेषण में है, वो है अरब जगत में अमेरिका की साख पर, मतलब अमेरिका की क्रेडिबिलिटी। खाड़ी देशों में एक लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि जहां अमेरिकी बेस है, जहां अमेरिकी सैनिक हैं, वो जगह बाहरी हमलों से सुरक्षित है। अमेरिका एक तरह से सिक्योरिटी गारंटर है। हाँ, ये धारणा तो रही है। तो में ये मैसेज जा सकता है कि या तो अमेरिका उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता या शायद करना नहीं चाहता, खासकर जब सामने इजराइल हो। हाँ, इससे अमेरिका पर उनका भरोसा कमजोर होगा। और यहीं से तीसरा पॉइंट निकलता है जो शायद सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक है। बिल्कुल। विश्लेषण के मुताबिक जब अरब देशों का अमेरिका पर से भरोसा हिलेगा तो वो जाहिर तौर पर दूसरे ताकतवर विकल्पों की तरफ देखेंगे। और यहाँ चीन का जिक्र आता है। जी, चीन के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। चीन पिछले काफी समय से मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, आर्थिक भी, कूटनीतिक भी। वो खुद को अमेरिका के विकल्प के तौर पर पेश कर रहा और है। ये घटना उसे मदद कर सकती है। हाँ, ये घटना जहां अमेरिका अपने एक सहयोगी की सुरक्षा नहीं कर पाया या नहीं की, ये चीन को अरब देशों के और करीब ला सकती है। वो शायद चीन को एक ज्यादा भरोसेमंद पार्टनर की तरह देखने लगे। अगर बड़े पैमाने पर देखें तो ये मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स में एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। बिल्कुल, शक्ति संतुलन बदल सकता है। अच्छा, एक व्यावहारिक सवाल ये भी है कि ये हमला कितना सफल रहा, मतलब इजराइल के नजरिए से। इजराइल तो दावा कर रहा है कि उसने अपने टारगेट्स हिट कर दिए, हमास लीडरशिप के ठिकाने तबाह कर दिए, ऑपरेशन सफल रहा। वहीं दूसरी तरफ हमास के बयान आ रहे हैं कि उनकी लीडरशिप बिल्कुल सुरक्षित है, उन्हें कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। ऐसे मामलों में सच जानना मुश्किल होता है। हाँ, दोनों पक्ष अपना अपना नैरेटिव बनाते हैं। शायद कुछ दिन में और पता चले या शायद कभी ना पता चले। लेकिन दावों से परे एक बात है जिस पर विश्लेषण जोर देता है और वो शायद सबसे अहम है। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में एक न्यू नॉर्मल बना दिया है, एक नई स्थिति। न्यू नॉर्मल किस तरह से? इजराइल ने ये दिखा दिया है कि उसकी पहुंच अब कहीं भी हो सकती है, किसी भी राजधानी तक। उसने एक रेखा पार की है। ये दिखाया है कि वो अपने दुश्मनों को कहीं भी निशाना बना सकता है, चाहे वो जगह दोहा जैसी अप्रत्याशित ही क्यों ना हो।
ये नियमों को बदलने जैसा है। हाँ, एक तरह से। और साथ ही जैसा हमने पहले कहा, ट्रम्प प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया से या प्रतिक्रिया न देकर ये साफ कर दिया है कि अमेरिकी विदेश नीति पूरी तरह इजराइल के साथ है। ये मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के लिए एक बहुत साफ संदेश है। तो कुल मिलाकर जो कतर दशकों से खुद को शांति और डायलॉग के सेंटर के तौर पर बना रहा था, आज वही सीधे एक हिंसक टकराव के बीच आ गया है। 9 सितंबर 2024 ये तारीख जब दोहा पर बम गिरे, ये मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक अहम मोड़ की तरह दर्ज हो गई है। जी, विश्लेषण इसे एक गेम चेंजर घटना मान रहा है। और ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है। बिल्कुल। क्या ये सिर्फ एक घटना है या ये किसी बड़े टकराव की शुरुआत है? क्या मिडिल ईस्ट अब एक नए और ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रहा है? इजराइल के इस कदम का जवाब क्या होगा? कतर, अरब देश, हमास, वो कैसे रिएक्ट करेंगे? हर एक्शन का रिएक्शन होता है। यहाँ रिएक्शन क्या होगा, ये भविष्य तय करेगा। और आखिर में एक और गहरा सवाल जो इस विश्लेषण से उठता है, क्या कोई देश जो दुनिया के लिए मध्यस्थ बनना चाहता है, वो खुद ही संघर्ष का मैदान बन सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ उस देश पर नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर क्या होगा? ये एक ऐसा विचार है जिस पर अब दुनिया भर के थिंक टैंक और पॉलिसी मेकर्स को गंभीरता से सोचना होगा।